हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, यानी क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 आर इन्वायरमेंट। इसे ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं। फॉर इंस्टेंस हमने बात की थी फूड वेब की, ट्रॉफिक लेवल्स, एनर्जी फ्लो की बातें, एंड लास्ट सेशन में पिरामिड्स भी देख लिए थे। तो भाई इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, उसे आप जाके देख सकते हैं। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्वायरमेंट है भाई, सराउंडिंग है, तो उसमें इंसान रुकते तो है नहीं, इंसानों का काम है चीज़ों को बिगाड़ना। तो यहाँ भी हमने हमारी यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कैसे जो है इन्वायरमेंट को डैमेज पहुँचा है, उसमें जो आपके सिलेबस में है वो हम कवर करेंगे, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एंड थोड़ी बहुत लाइक ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपटीशन हम बात करेंगे एसिड रेन की भी। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और शुरुआत करने से पहले एक डाउट और क्लियर कर दूं। सवाल ये रहता है कि मैम ये सिर्फ पर्टिकुलरली ओलंपियाड के लिए है, क्या हम भी ये वीडियो देख सकते हैं? तो आपको बता दूं, एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड आपकी जो सीबीएसई बोर्ड की तैयारी है उसी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। तो यानी जितना भी सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड है, सो श्योरली यू कैन वॉच दिस वीडियो। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, केजी से लेके 12th क्लास तक। मैग्नेट ब्रेन्स आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन और अच्छा करने के लिए लाता है आपके लिए बुक्स एंड ई बुक्स, यानी जितना भी क्वालिटी कंटेंट आपको दिखता है वो आपको मिल सकता है बुक्स में। अब इन बुक्स को कैसे अवेल करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में कुछ आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी कि आपको कौन सी बुक्स चाहिए, तो आप वहाँ पे फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए। देन हमारी एमबी की टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। भाई सारी बातें हो गई अपनी, अब सेशन पे आते हैं। याद करो, आर इन्वायरमेंट में जब भी पढ़ाती हूँ चैप्टर नाम देख के कहती हूँ ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ये नाम ऐसा लगता है मैम 5th 6th या आई थिंक इवन 1st स्टैंडर्ड से सुनते आए हैं। अब क्योंकि 10th क्लास में आ गए हैं तो वो सिंपल सी स्टोरी तो नहीं थी, स्टोरी थोड़ी आगे वाले लेवल की थी। लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट फूड वेब्स, फूड चेन्स, इकोसिस्टम क्या होता है, एंड कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड पिरामिड्स की बात करी थी। बोला कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मुझे पता है मेरे साथ पढ़ा था तो आसान हो गई। तो वैसे ही ये सेशन को मैं कर दूंगी आसान, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम यानी क्या? देखो, हर चीज़ बढ़िया तो नहीं चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं लाइफ में, ये हम बात करते हैं कि नहीं? तो जब हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं तो वैसे ये धरती मदर अर्थ की लाइफ में भी आए हैं अप्स एंड डाउन्स। कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, लाइक ओवर अपन बात करें तो पिछली 2 सेंचुरीज में अपन बात करें 200 साल में, तो कहीं ना कहीं जैसे हम कह सकते हैं अर्बनाइजेशन बढ़ा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, ये अच्छी बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके एडवर्स इफेक्ट भी आए हैं। तो उसी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को लेके हम चलते हैं, यानी मैं अपनी भाषा में समझाऊंगी, देन जो भाषा आपको सब्जेक्टिव के लिए लिख के आनी पड़ती है या जिसमें क्वेश्चन आते हैं वो लैंग्वेज हम साइंटिफिक लैंग्वेज पढ़ते हैं। वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। Disturbances in any component of the environment causes an imbalance। इस वर्ड का मतलब मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझते होगे, बैलेंस करना, है ना? हर चीज़ का बैलेंस, चाहे वो शेफ़ हो, यानी आप सब में से कोई भी कुकिंग करते हो तो पता है नमक का बैलेंस, मसाले का बैलेंस कितना होना चाहिए। या जो डांसर्स होंगे आप सब में से, मैं भी भाई, मैं भी डांस करती हूँ, तो यानी हमें पता है यार बैलेंस का कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्लासिकल डांस करो, भरतनाट्यम में ऐसे पोजीशन लेने के लिए बैलेंस करना है या ऐसा कोई स्टेप करना है, तो एक बैलेंस होना चाहिए भाई, नहीं तो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। सिंगिंग जो करते हैं उनको जो कॉर्ड्स वगैरह, वैसे मुझे तो आइडिया नहीं है, लाइक वोकल कॉर्ड्स या एवरीथिंग जो है आपको उसका बैलेंस करना पड़ता है कि सुर सही जा रहा है कि नहीं, म्यूजिक एंड सुर का तालमेल। सो यानी बैलेंस हमें पता है हर जगह पे होना चाहिए। अब होता क्या है, इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, इस वर्ड को हम क्या कहते हैं भाई? इकोसिस्टम किससे मिलके बना है, फिर से रिकॉल करो, लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट, यानी बायोटिक एंड एबायोटिक, इन दोनों का मेल जोल है इकोसिस्टम। नाउ इन दिस, अगर किसी भी कॉम्पोनेंट को, यानी चाहे वो बेटा बायोटिक हो या फिर एबायोटिक हो, किसी भी कॉम्पोनेंट में कोई चेंज आता है, कोई इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें पता है कि वो जो बैलेंस है कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगा, तराजू होता है ऐसे ऐसे इम्बैलेंस हो जाएगा, एंड दैट्स प्रैक्टिकली ट्रू। अब फॉर इंस्टेंस अगर हम कहें एबायोटिक की बात करें तो किसी एरिया में टेम्परेचर का चेंज आना इफेक्ट करेगा इनडायरेक्टली उसके बायोटिक कंपोनेंट को, है कि नहीं? क्योंकि आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो वही बात है, इम्बैलेंस आना इकोसिस्टम में, इसी से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, शहरों में डेवलपमेंट करना,
increasing population and rapid change in the modern technology are largely responsible for accelerating the pace of the imbalance in nature. चलो भाई, मैं ये मानती हूँ, पर्सनली ये मानती हूँ कि देखो, एक चीज़ अगर अच्छी हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके एडवर्स इफेक्ट तो होंगे ही। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई अर्बनाइजेशन, आप जो है डेवलप कर रहे हो अपनी कंट्री को, साइंस ला रहे हो तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश ऐसी करो, डेवलपमेंट करो, टेक्नोलॉजी लाओ, बट ट्राई ऐसा करो कि जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जिससे कुदरत को कम से कम नुकसान हो, है ना। ऐसी कोशिश करो, लाइक इको फ्रेंडली टाइप की चीज़ें करो, है कि नहीं। यानी आप डेवलपमेंट भी करो, डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी, ये नहीं रोकने को कह रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही एडवर्स हो जाते हैं, नहीं भाई रोको, टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। देखो टाइम चलते जाएंगे, हर टाइम को लगता है कि पिछला वाला टाइम बेटर था, तो ऐसा नहीं है। आज जिस लाइफ में आप जी रहे हो वो बहुत अच्छी है, उसको कंसिडर करो। बस ये है कि जितना नुकसान हमने शायद कर दिया है तो उसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक है भाई। तो इम्बैलेंस आता है नेचर में इन सब चीज़ों से, अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हो कि यार, अब जैसे मैं आपको बताऊं, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या करते हैं, फॉरेस्ट वगैरह काट के यार बड़े बड़े फैक्ट्रीज चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, तो ठीक है, मानते हैं तुमको उस जगह पे फॉरेस्ट चाहिए तो तुम वहाँ के ट्रीज काटो, बट ट्राई द अमाउंट ऑफ लॉस दैट यू हैव डन, आप उसको रीपे कर दो और पेड़ आप कहीं और उगा दो। तो ऐसा बैलेंस मेंटेन करो, सो दैट इज़ फाइन, है ना। चीज़ आई थिंक मेरी समझ रहे हो बात। और ऐसे ही अगर मेरी जैसी थिंकिंग किसी की तो है, कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है। आपको अपने पर्सनली कोई भी ऐसा मत सोचना कि यार यहाँ पे मैम कोई मार्क्स दे रही है या कोई एग्जाम वाली बात है, नहीं। जस्ट पर्सनली व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या टेक्नोलॉजी अच्छी है या टेक्नोलॉजी बुरी है, दैट इज माय क्वेश्चन। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन टेक्नोलॉजी। यानी ये जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ रहा है, तो ये कैसा है आपके हिसाब से, गुड है, बैड है, एंड व्हाट आर द रीजंस। जस्ट टेल मी द आंसर इन योर ओन। आप इंग्लिश, हिंदी किस भी वे में लिख के मुझे बता सकते हो, कहाँ, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं वहीं पढ़ूंगी और अपने व्यूज शेयर करूंगी। चलो भाई, नाउ द इर्रेशनल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी and contamination of air, water and land have led to environmental problems like global warming, greenhouse effect, ozone depletion, acid rain, etc. बहुत सारे हैं, वैसे तो नाम लिखो तो बहुत सारे हैं, बट अगेन हमें जो डिस्कस करने हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। क्लियर है। चलिए, नाउ बिकॉज मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ये पढ़ाना, बिकॉज दीज आर द टर्म्स विच यू हैव हर्ड अर्लियर। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। Now the atmospheric greenhouse gases form a blanket-like covering around the earth. अब ये पढ़ाने से पहले जरा आ जाओ इधर। मेरा मेथड आप सभी को पता ही है, अपन अपनी लैंग्वेज में समझेंगे पहले पूरे कॉन्सेप्ट को, दिमाग में बेटा एक मूवी बनाना, और उसके बाद मैं पीछे आपको कंटेंट दिखा दूंगी जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज है, जो आप लिख के आ सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन कंसेप्ट के लिए यहाँ बने रहना। ओके चलो, तो अपन बनाते हैं धरती माँ, बनाते हैं मदर अर्थ। बनाऊँ यहाँ पे मैं हाफ एरिया बना रही हूँ जितनी ज़रूरत है ना, इतना मान लो ऐसे है। और यहाँ पे हमारे सूर्य देव आ जाएंगे, सन, ठीक। अच्छा, मुझे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बनानी है, तो मैं थोड़ा लाइट ही बनाना चाहूँगी। खैर उसको, ये बहुत कलर आ सकते हैं शायद, ओके नहीं भाई ठीक है। हम जो है ऐसा करते हैं, ऐसे अर्थ बना देते हैं इधर, यहाँ पे ऐसी आधी अर्थ बना देते हैं। कोशिश जारी है मेरी बनाने की, रुक जाओ भाई, पूरी कंप्लीट करने दो फिर देखना, ठीक है। ऐसे अर्थ का नीचे का पार्ट है, ठीक है, इतना है, हाफ पार्ट अपन बना रहे हैं ऐसे, इसको नीचे ले गए। अब अपन बनाते हैं एक सर्कल इसी के ऊपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर करके, ठीक है। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जैसा मैं बनाना चाह रही हूँ, ओके कुछ ऐसा। और अगर आप चाहो तो आप भी डायग्राम बना सकते हैं, ओके, टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। डायग्राम बढ़िया हेल्पफुल होते हैं चीज़ें समझने के लिए। पीछे अगर मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाती ना तो सब सर के ऊपर से जाता, या तो शायद उस वक्त समझ आता और बाद में समझ नहीं आता। तो आ जाओ, लिख लो यहाँ पे, ये सन है भाई, और ये तो ऑब्वियसली हमें पता है कौन है, मदर अर्थ, हमारी धरती माँ, जहाँ पे अभी हम हैं, आप और हम दोनों यही हैं। चलो, नाउ ये जो मैंने बनाई है ना, दिस इज बेसिकली लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड आई वांट टू ड्रॉ वन मोर लेयर, एक और बनाना चाहूँगी मैं, ठीक है, जो कि हो जाएगी अपनी ओजोन की लेयर, ठीक है। ओजोन की लेयर भी बना देते हैं, ऐसे आ जाओ, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर चलेगा आई थिंक, है ना, इतना ठीक है। अभी के लिए इतना समझ जाओ इसको। एक और ट्राई दे देते हैं, थोड़ी और बड़ी बना के। चलो 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 चलो, ठीक है भाई, देखो हम भी सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़िया मस्त बन गया। अब आ जाओ, चलो हो गया मेरा हो गया भाई। अब आ जाओ इधर, देखो कहानी। वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हेयर इज, अभी मैं जो आपको समझाने वाली हूँ
उसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या समझ रहे हो? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, आप आज साथ साथ ही पढ़ना है ना, आपस में इनका लिंकेज है, तो समझना। पहले सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? मैं आपको बताऊंगी नहीं कि इसको ये कहता है, अभी सिर्फ सिंपल समझो। देखो सनलाइट बताया हमें, सूर्यदेव है भाई, ये अर्थ है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है, ये लेयर्स हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है? नाउ एक ये रेड कलर की जो आपको दिख रही है, जो मैंने बनाई है, दैट इज बेसिकली, ये क्या है, इससे मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ ओजोन लेयर, ठीक है? रेड कलर की बेटा क्या है, ये यहाँ पे लिख दूँ अगर कहो तो, ठीक है? लिख देती हूँ, ये है ओजोन लेयर, रेड वाली स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ठीक है? पता है हम सभी को, स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, वहाँ पे रहती है ओजोन लेयर, क्लियर? और ये ऊपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और कवर कर रही है। अब समझो मेरी बात को, मैं बताना क्या चाह रही हूँ। सन से हमें पता है भाई सोलर एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी के साथ क्या आ रही हैं, बहुत सारी रेडिएशंस। सो अब हमें पता है यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं अर्थ से, अर्थ से आ रही हैं बोल रही हूँ, सन से आती है भाई, अर्थ से कैसे आने लगी? बोलो मैम अर्थ देने लगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, नहीं भाई नहीं, गुस्सा की माफ, चलो भाई, सन से आ रही है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब मेरी बात को समझो, ये आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हमें पता है इंफ्रारेड रेज वगैरह सब रहती हैं इसमें। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर तक आई कुछ रेज, और यहीं से जो है क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सबके नाम याद नहीं करने अभी, वो आपको नहीं पूछा जाता एग्जाम में, जो मैं बताऊंगी उसको ध्यान रखना, ठीक है? रेज आई है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, काफ़ी को तो ये जो है हमारी ओजोन लेयर खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है ना, खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड काफ़ी कुछ को जो है ये क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, जो कि यूजुअली इंफ्रारेड होती हैं। बस जिसमें नाम बता रही हूँ उसको याद रख लो ना, क्या जा रहा है, ठीक है? ये इंफ्रारेड है, ये यूवी है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद ही, ठीक है? अब इंफ्रारेड रेडिएशन, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, इसको ये लाल वाली ओजोन लेयर ने बेटा क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया कि जाओ तुम बाहर। लेकिन ये जो नीली कलर की, ब्लू कलर की लेयर है, ये भी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट रहेंगी, कुछ कुछ गैसेस हैं यहाँ पे। अब वो गैसेस पता है क्या करती हैं, ये ओजोन लेयर ने तो रिफ्लेक्ट कर दी थी, ये गैसेस अगेन उस इंफ्रारेड को क्या कर देती हैं, रिफ्लेक्ट, और इसे जाने देती हैं कहाँ पे, अर्थ, ऐसे इसे अंदर जाने देती हैं। क्या समझ रहे हो? कहानी समझनी है। ये बाकी रेडिएशन तो चलो ठीक है साइड में रखो, इंफ्रारेड रेडिएशन जैसे फॉर एग्जांपल लो, ओजोन लेयर ने से क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, लेकिन अगेन एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि इस इंफ्रारेड रे को फिर से रिफ्लेक्ट करके धरती में वापस दे देती है। ऐसे नहीं एक चाटा मार के जो वापस जाओ, एक स्लैब लगा के ना चलो वापस जाओ, गेट बैक इनटू द क्लास, ऐसे करते हैं कि नहीं भाई? तो यानी वापस भेज दिया। अच्छा, अब ये वापस भेज दिया, ये इंफ्रारेड रे है, तो क्या होगा बोलोगे मैम, यहाँ पे जो है ये इधर बहुत ज़्यादा क्या कर देगी, हीट कर देगी। भाई सन से आई है इंफ्रारेड, है ना, रेज आई हैं, तो यानी ये क्या कर देंगी, बहुत ज़्यादा हीट कर देंगी। अब हीट कर देंगी तो कैसा एक जो है गर्म सा गर्मा गर्म माहौल बन जाएगा, बहुत ही गर्मी का माहौल है कि नहीं? तो इस इंफ्रारेड रे से क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। पर ये नॉर्मल वे में हो तो अच्छा है। बोलो मैम गर्मी अच्छी क्यों है? क्यों बेटा, अगर ये नहीं होती ना लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और ये काम नहीं हो रहा होता तो आज अर्थ का टेम्परेचर कुछ होता अराउंड लाइक आप ले लो -20 से -20 डिग्री सेल्सियस से अराउंड -40 डिग्री सेल्सियस होता अर्थ का टेम्परेचर। माइनस में जी रहे होते, कब पा रहे होते सब हैं। कैसे होती लाइफ पॉसिबल भाई? इतना अजीब सा ही टेम्परेचर हो जाता, इतनी सारी जो है बायोटिक कंपोनेंट्स को अफेक्ट पड़ता। तो यानी एक तरीके से ये काम अच्छा ही हो रहा है, समझे हम भाई? तो इस टाइप के इफेक्ट का जो नाम है, इस टाइप के इफेक्ट का जो नाम है, इसका नाम है भैया ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या नाम है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। डेफिनेशन वगैरह मैं दूंगी पीछे भाई, कहीं नहीं जाएगी, बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट इज दिस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरा नहीं है, मैं हर बार बताने की कोशिश करती हूँ। यूजुअली क्या है ना, ये एक साथ नाम आते हैं। कौन से नाम? ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों को लगता है ये भी विलन है। अरे ये विलन नहीं है, ये नॉर्मैलिटी में हो तो बढ़िया है, क्योंकि हमें अर्थ पे एक टेम्परेचर मेंटेन करना है, थोड़ी हीट चाहिए, नहीं तो -40 डिग्री में कौन ही जीता भाई, -20 डिग्री। सो इससे अच्छा भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़िया है।
अच्छा, अब सोच रही हूँ मैम ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ हरियाली तो कहीं भी नहीं है। व्हाट इज द सेंस ऑफ सेइंग ग्रीन, यहाँ हरियाली तो कहीं भी नहीं है। तो एक्चुअल में ये इफेक्ट रेफर करता है एक ग्रीन हाउस को। मैं आपको बता दूं, अगर किसी को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रीन हाउस होता क्या है बताऊं? तो ग्रीन हाउस बेसिकली एक ऐसा हाउस प्रिपेयर किया जाता है, कि ऐसा हाउस, देखो कुछ ऐसा टाइप का हाउस प्रिपेयर किया जाता है जो कि बेसिकली उसमें पता है ये लोग क्या रखते हैं, उसमें ये लोग रखते हैं कुछ प्लांट्स। ध्यान से सुनना, ग्रीन हाउस यूजुअली एक ऐसा हाउस होता है जिनमें जो है, बचपन का हाउस याद आ गया, मुझे भी आ गया, बहुत टाइम बाद बनाया। चलो भाई, इसमें क्या रखते हैं, इसमें ये लोग रखते हैं कुछ प्लांट्स वगैरह रखते हैं जिनको जो है गर्मी की ज़रूरत होती है। यानी बाहर मान लो टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ठंडी है, एंड इन प्लांट्स को जो किसकी ज़रूरत है भाई, थोड़ी हीट की ज़रूरत है, कि भाई हम थोड़ा हीट में रहना चाहते हैं, इतनी ठंडी हमसे सहन नहीं होती है। सो ये ग्रीन हाउस, ये पूरा का पूरा पता है किससे, कांच से बना होता है, ग्लास से बना होता है, इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ये ग्लास से बना रहता है, तो इसके अंदर जितनी भी हीट एनर्जी रहती है ना, जितनी भी हीट रहती है वो क्या करके रखता है, ट्रैप करके रखता है। ठीक है, तो एक गर्माश मेंटेन रहती है। बाहर कितनी भी बर्फ पड़ रही हो, कितना भी ठंडा मौसम हो, ये अंदर के प्लांट्स को जो है कंसिस्टेंटली हीट मिलती रहती है, क्योंकि इस ग्रीन हाउस ने जो है हीट को ट्रैप करके रखा है। तो अब आप क्या इमेजिन कर सकते हो, मान लो ये जो ग्रीन हाउस है ये अपनी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये जो ग्रीन हाउस है अपनी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, और इसी के अंदर कौन है, अपना अर्थ है। ये अपना अर्थ है ना, इसी के अंदर ये ग्रीन हाउस है, और इसी के अंदर क्या है, अपना अर्थ है। तो अगेन जैसे ये पूरी रेज है, इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है एटमॉस्फेयर, तो अर्थ जो है एक टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकता है। दैट इज वाई दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड इस इफेक्ट में मैंने आपको एक बात कही थी कि एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जो इसे रिफ्लेक्ट करा रही हैं। तो वो कुछ गैसेस के मैं नाम आपको बता देती हूँ, अभी नाम यहाँ लिख लो, है ना, नाम यहाँ पे लिख लो उन कुछ गैसेस के। एक हो गए अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, एक हो गया मीथेन, एक हो गए अपने वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर हो गए। ठीक है, क्लियरली ये सब क्या है, ये सब है ग्रीन हाउस गैसेस। यही गैसेस हैं जो रिफ्लेक्ट बैक कराती हैं और एक गर्मा गर्म एटमॉस्फेयर मेंटेन करने रखती हैं। ठीक है, गर्मा गर्म बिल्कुल पकौड़े याद आ गए। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो मैं पीछे आ जाती हूँ बेटा थ्योरी पे। चलें थ्योरी पे आ जाओ, पढ़ते हैं इसको। The atmospheric greenhouse gases form a blanket-like covering around the earth, जैसे पीछे अपन ने blanket देखी. It controls the escape of heat from the earth's surface to outer space and keeps it warm and hostile. क्या कंट्रोल करती है? हीट को भगने से। जैसे वो पीछे ग्रीन हाउस देखा था, उसने ट्रैप करके रखा था, बिल्कुल नहीं, हीट बाहर नहीं जाएगी। वैसे ही ये जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, हीट को भगने से रोकती हैं। वो बोला ना, मैंने बोला थप्पड़ लगा के बोला वापस अंदर जाओ, है ना, इंफ्रारेड रेज को बोला वापस जाओ अंदर। ठीक है, अर्थ के पास जाओ। चलो, तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। Greenhouse gases radiate a part of the solar energy back to the earth. The phenomena is called greenhouse flux. Because of greenhouse flux, the mean annual temperature of earth is 15 डिग्री सेल्सियस, और ना कि -20 या -40 डिग्री में जा रहा है। तो ग्रीन हाउस फ्लक्स एक न्यू टर्म है जिसको अब, क्योंकि पहले बचपन में ग्रीन हाउस फ्लक्स नहीं पढ़ते थे, तो ये जो मैंने आपको चार्टा मार के इंफ्रारेड रेस को अंदर भेजा है, दैट इज बेसिकली इस फिनोमेना को ही क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस फ्लक्स कहा जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे आते हैं। ये डेफिनेशन चाहो तो क्विकली से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, नाउ द वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस, बेटा मेरे नाम नोट कर लो। CO2 है, वार्मिंग इफेक्ट 60%, CH4 वार्मिंग इफेक्ट याद रखना हो नहीं रखना हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, इतना देख सकते हो किसका सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे कम है। CO2 का सबसे ज़्यादा है, फिर देन मीथेन, देन कम CFC भी ले लो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये, एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2OP इज अ ग्रीन हाउस गैस। अदर गैसेज ऑफ कुछ कुछ माइनर सिग्निफिकेंस जो कि लाइक कम सिग्निफिकेंस रखती हैं, वो है वाटर वेपर एंड ओजोन। ठीक है, ओजोन O3 होती है भाई, ये भी एक गैस ही है, वो मैं आपको आगे ओजोन लेयर डिप्लीशन में बताऊंगी। अभी के लिए याद रखो, ओजोन जैसे ऑक्सीजन होता है बेटा, ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं अपन, O2, 2 ऑक्सीजन के एटम, तो वैसे ही हो जाता है O3 ओजोन, 3 ऑक्सीजन के एटम। क्लियर है? Lately, the concentration of greenhouse gases has started rising, resulting in enhanced greenhouse effect.
दैट इज एन इंक्रीजिंग द मीन ग्लोबल टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने क्या कहा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आता है ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन कब, जब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की अति हो जाए। एंड मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ में, चाहे तुम ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, या कॉन्सेप्ट याद रखना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, एक्सेस अच्छा नहीं होता है ना, यानी चीज़ें कंट्रोल में हो, बैलेंस में हो तो बढ़िया है। अब मैंने क्या कहा, ये हीट का आना अच्छा है, लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा आए तो ये भी अच्छा नहीं है। तो यानी किसी भी चीज़ से, अगर वैसे आजकल बता दूं मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो गई हैं, फ़ोन्स वगैरह, लैपटॉप, इन सब से ना काफ़ी मोह रखते हो तुम लोग, है ना। तो किसी भी चीज़ का भाई एक्सेस अच्छा नहीं है, मोह मत रखो, ठीक है। चाहे वो चीज़ कभी गुम जाए, ख़राब हो जाए, तो तुम दुख मत दो। इंसानों के साथ भी ऐसा है, किसी के साथ मोह मत रखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब तुम उसको ही पूरा ऑपोजिट वे में ले लो, बट देन बैलेंस में रखो चीज़ों को। तो वही बैलेंस की बात यहाँ पे है। अब मैंने वही कहा ना, हीट अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स हो चुका है। वाई? बिकॉज ऑफ दीज ऑल प्रोसेसेस। कौन सी प्रोसेसेस भाई? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, गाड़ी घोड़ा आप चला रहे हैं, उससे इतना सारा इमिशन हो रहा है गैसेस का, है कि नहीं भाई। रेफ्रिजरेटर वगैरह में CFC वगैरह यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे किए जाते थे। तो उस वजह से मतलब अभी जो पिछली 2 अपन सेंचुरी मान सकते हैं, 1 या 2 सेंचुरीज में काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो कॉन्सेप्ट समझे, कैसे इनके बढ़ने से हीट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये वाली लेयर में गैसेस बढ़ गई, तो जितनी भी इंफ्रारेड रेज आएंगी, सबकी सबको जो है ये रेज थप्पड़ लगा के वापस भेज देंगी अर्थ में कि जाओ वापस, जाओ वापस। अब इतनी सारी को वापस भेज देंगी तो बहुत ज़्यादा हीट बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर। ये ज़्यादा एक्सेस हीट बढ़ जाती है तो अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो अर्थ का ग्लोबल इकट्ठा, ऐसा नहीं है इंडिया का अलग USA का अलग, ग्लोबल टेम्परेचर अर्थ का वो बढ़ जाता है, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। सो दिस इज अ गुड डेफिनेशन फॉर दैट। सो इसका भी क्विकली से अपन स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस टू ग्लोबल वार्मिंग। अब क्विकली से एक एक गैस को उठाते हैं और उसकी बात करते हैं। पहली, कार्बन डाइऑक्साइड। Deforestation has reduced carbon dioxide assimilation. The excess remains in the air. Excessive use of fossil fuel is adding more CO2 to the atmosphere. मतलब CO2 के बारे में तो जितना कहो कम है भाई। इसके लिए हमें पता है, सबसे पहला आप रीज़न ले लो तो डिफॉरेस्टेशन, यानी अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पेड़ वगैरह आपने काटे, पेड़ काटे तो क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन। अब हमें पता है प्लांट्स का क्या काम है भाई, फोटोसिंथेसिस में वो CO2 अंदर लेते हैं। अब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो CO2 तो बाहर भटकता रहेगा। तो सबसे पहला रीज़न ये है, डिफॉरेस्टेशन से CO2 बढ़ रहा है। दूसरा रीज़न, फॉसिल फ्यूल के ज़्यादा यूज़ से, यानी गाड़ी घोड़े जो हम दौड़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, पीछे जब गैस एमिशन होती है तो उसमें भी CO2 का कंटेंट ज़्यादा होता है और इस वजह से CO2 एमिशन बढ़ता जा रहा है। तो इससे भी CO2 का अमाउंट बढ़ रहा है। क्लियर है? दूसरा आते हैं मीथेन पे, CH4। अब मीथेन कैसे प्रोड्यूस होता है? देखो, मीथेन प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट कंबस्शन से, बायोमास के इनकम्प्लीट कंबस्शन से प्रोड्यूस होता है क्या? मीथेन। अब बायोमास क्या है? तो बायोमास पढ़ते हो भाई फिजिक्स में, एक चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, बायो एनर्जी, बायोगैस करके पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया था भाई। तो बायोमास बेसिकली क्या होता है? काफ़ी आसान सी चीज़ है, बायो वर्ड है इसमें। तो जितने भी लिविंग मैटर होते हैं या फिर उनके रेसिड्यू होते हैं, उनका जो ड्राई मैटर या मास की अपन बात करते हैं, दैट इज बेसिकली बायोमास। तो अगर किसी भी बायोमास में, मान लो तुम वुड ले लो, है ना, वुड लिविंग है कि नहीं भाई, पेड़ से आया है वुड, तो वुड का अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट बर्निंग हुई है, या फिर कोई भी आप एनाएरोबिक मिथेनोजन से करी हो, तब क्या प्रोड्यूस होती है? CH4 मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। और कहाँ से? फ्लडेड पैडी फील्ड्स, मार्शेस, कैटल आर द मेजर सोर्सेस ऑफ दिस गैस। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं थर्ड पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFCs are synthetic gaseous compounds of carbon and halogen which are odorless, odor यानी इनमें कोई स्मेल नहीं आती, नॉन टॉक्सिक हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल हैं, केमिकली इनर्ट प्रोपेलेंट्स यूज्ड इन एरोसोल कैन्स एंड जेट फ्यूल, रेफ्रिजरेंट्स इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। CFC यूज होते हैं भाई। CFC का रोल आगे भी आएगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन में सबसे बड़े विलन यही हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट आता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस बाय कंबस्शन ऑफ नाइट्रोजन रिच फ्यूल्स, लाइवस्टॉक वेस्ट, ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन सॉइल, नाइट्रेट, कंटामिनेटेड वाटर, नाइलॉन प्रोडक्ट एंड सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। में बहुत कुछ समझना नहीं है प्रोसेस को, सिर्फ आपको याद रखना है कहाँ कहाँ से आते हैं। उस पर भी काफ़ी
लाइक अगर सब्जेक्टिव में कहूँ तो काफ़ी रेयरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको मेनली इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, मेनली आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे तुम ग्लोबल वार्मिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें अगर थोड़ा हो कि भाई इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बढ़ा के लिख देना कि भाई N2O कहाँ से आया है, CO2 कहाँ से आया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर हुई ये बात? नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs अपन को याद है, ग्रीन हाउस गैसेस बिल्कुल अच्छे से। चलिए भाई, अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जान लिया है तो मैम आप बोल रहे हो ग्लोबल वार्मिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो ये भी बता दो इसके इफेक्ट क्या हैं, क्या दिक्कत करता है। सो लेट्स रीड अबाउट अ फ्यू इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। स्टार्टिंग विथ नंबर 1, काफ़ी ऑब्वियस है। ग्लोबल वार्मिंग में हमने शुरुआत में ही बात की कि भाई ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर यानी का कहीं ना कहीं ये वेदर और क्लाइमेट पे इफेक्ट देता है। अब क्या इफेक्ट देगा तो समझो मेरी बात को। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी यानी सिग्निफिकेंटली टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है मैम, सही बात है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी भी तो बढ़ जाएगी। यानी बढ़ा हुआ मॉइस्चर, क्या बढ़ा हुआ टेम्परेचर से क्या होता है, बहुत मॉइस्चर मॉइस्चर नहीं लगता है, ह्यूमिडिटी टाइप का, मॉइस्चर टाइप का लगता है, तो ये कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ समझो, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है, इस केस में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वार्म हो जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड जो स्ट्रेटोस्फेयर है जहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है, वो उससे कंपैरेटिवली कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। एंड जब स्ट्रेटोस्फेयर थोड़ी ठंडी होगी तो जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है ना, उसका जो होल है, जो कि ऑलरेडी होल हो चुका है, बोलो मैम आगे बताऊंगी ओजोन लेयर डिप्लीशन में, तो वो होल और बड़ा हो जाएगा। और उससे प्रॉब्लम क्या है, ओजोन लेयर यूवी रेज से बचाती है भाई, आधे से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर ओजोन लेयर का होल जो है बड़ा होता जाएगा तो इतनी सारी यूवी रेडिएशन डायरेक्ट पड़ेंगी। एंड बोलो मैम यूवी रेडिएशन से क्या होता है, बेटा इन्हीं यूवी रेडिएशन, यानी मान लो जब ओजोन नहीं होता तो 60% लोगों को ना स्किन कैंसर हो रहा होता। तो अभी इस चीज़ को भाई हमें बचाना है, तो ग्लोबल वार्मिंग से वेदर और क्लाइमेट पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। अब ऑफकोर्स सी बात है, क्लाइमेट चेंज होगा यानी बारिश वगैरह के सीजन में, स्नो वगैरह में डिफरेंस आएगा, यानी प्रेसिपिटेशन पैटर्न में चेंज होगा। This would also cause extensive changes in precipitation patterns due to change pattern of air mass movements. Then अगर हम बात करें, the climate change will increase threats to human health, predominantly in tropical areas and subtropical countries due to change in ranges of disease vector, waterborne disease। यानी देखो एक चीज़ बदलेगी, क्लाइमेट बदलेगा, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के इंसानों पे, खुद पे भी उस चीज़ का इफेक्ट आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम आते हैं, सेकेंड इफेक्ट क्या है, सी लेवल चेंज। द ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट टू सी लेवल राइज ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशन एज इट वार्म्स एंड मेल्ट्स द ग्लेशियर्स एंड ग्रीनलैंड आइस शीट्स। तो इससे सी लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो जो ओशन होते हैं, समुंदर होते हैं, अब क्या है उनके आस पास जो ये ग्लेशियर्स होते हैं या फिर बर्फ के पहाड़ जिसे हम कहते हैं, अब होगा क्या, अगर अर्थ का टेम्परेचर ग्लोबली बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा यानी हीट बढ़ेगी, बेटा गर्मी आएगी तो ये जो स्नो है, बर्फ है, वो मेल्ट होगी कि नहीं, इन ग्लेशियर से, बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों से स्नो मेल्ट होगी, मेल्ट होके कहाँ जाएगी, ओशन में जाके मिल जाएगी। तो धीरे धीरे होता क्या जाएगा, ये जो स्नो मेल्ट होके गिरती जा रही है, तो यानी ओशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले इतना था सी लेवल, अब इतना हुआ, एंड धीरे धीरे समुंदर ऊपर आता जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा, समुंदर ऊपर आता जाएगा। सो अ राइज ऑफ इवन हाफ अ मीटर इन सी लेवल would profoundly affect human population, 1/3 of which lives within 60 किलोमीटर of coastline। समझे कि नहीं? बोलो मैम हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अरे सी लेवल बढ़ गया, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, बेटा जो लोग इवन 60 किलोमीटर रेंज में होंगे ना कोस्ट लाइन के, अगर इतना सा भी, समझो मेरी बात को, अगर इवन आधा मीटर सी लेवल बढ़ गया, समझ रहे हो बात की गहराई को भाई, सिर्फ आधा मीटर सी लेवल अगर बढ़ गया तो इतनी सारी ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। नॉट ओनली ह्यूमन पॉपुलेशन, जितना भी आपका ग्रास लैंड होगा वहाँ पे, फॉरेस्ट, दूसरे ऑर्गेनिज्म को बढ़िया सी लेवल उन्हें ढक लेगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं समुंदर ही खा जाए पूरी धरती को, इतना ग्लोबल वार्मिंग होगी, इतना सी लेवल राइज होगा। सो आई होप समझ रहे होगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है सी लेवल चेंज में। थर्ड आते हैं, इफेक्ट ऑन रेंज ऑफ स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अलग अलग स्पीशीज जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग से उनको इफेक्ट पड़ता है। आइए पढ़ते हैं। ईच प्लांट और एनिमल स्पीशीज अकर्स विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी हमें पता है आप और हम आज जिस जगह पे हैं वहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया है।
अब फॉर इंस्टेंस मैं अगर कोई बहुत ही बर्फीली जगह पे चली जाऊँ है, मान लो जो है मैं चली जाऊँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो है, ऐसे रीजन्स में चले जाएं, तो ऑफकोर्स हम हमेशा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। चलो ठीक है, जम्मू कश्मीर में इंसानों की स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन अगेन अगर आप मान लो कोई ऐसा एनिमल है, ठीक है, एनिमल के एग्जाम्पल काफ़ी आसान होते हैं, आपको ऐसे जो है ठंडी वाले इलाकों में सारे टाइप के एनिमल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि देयर आर अ फ्यू एनिमल्स जो कि वैसा टेम्परेचर प्रेफर नहीं करते है ना, वो इतना कोल्ड टेम्परेचर नहीं, वो एक जो है वार्मर टेम्परेचर प्रेफर करते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने उन एनिमल्स को रख दिया तो भाई वो मर जाएंगे। अच्छा, जैसे भाई पेंगुइन वगैरह का एग्जाम्पल ले लो, है कि नहीं। पेंगुइन को आप अगर ले आए, आप अगर कहाँ ले आए, पेंगुइन को दिल्ली में ले आए हैं गर्मी वाले इलाके में, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यानी जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है कि हम यहाँ रह सकते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, अब वही बात हमने कही, अगर वेदर और क्लाइमेट में चेंज आएगा, टेम्परेचर बदलेगा, तो जो स्पीशीज़ हैं वो ऑफकोर्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी एंड अल्टीमेटली वो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कम होती जाएगी। तो वही बात यहाँ लिखी है, ईच प्लांट और एनिमल स्पीशीज अकर विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर. The global warming is likely to shift the temperature ranges and as a result would affect altitudinal and latitudinal distribution pattern of organism with increasing global warming. नेक्स्ट आते हैं फूड प्रोडक्शन पे कि ग्लोबल वार्मिंग फूड के प्रोडक्शन को कैसे इफेक्ट करती है. स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज में स्लाइटली इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन टेम्परेट रीजन्स, बट लार्जर टेम्परेचर चेंजेस विल रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी देयर. अब मेरी बात समझना, क्रॉप प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली भी डिपेंडेंट हो सकती है, जैसे टेम्परेचर राइज हुआ तो टेम्परेट रीजन्स में अच्छी क्रॉप्स उगेंगी, लेकिन अब कहानी घूमती कैसे है देखो. टेम्परेचर राइज हुआ यानी जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है उसमें चेंज हुआ, यानी मान लो रेन जो है इस बार बहुत कम हो गई. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पैटर्न चेंज हुआ है, कम या ज़्यादा हुआ. बारिश कम हो गई तो यानी अल्टीमेटली क्रॉप पे इफेक्ट होगा, ड्रॉट वगैरह हो जाएगा, हाँ सूख जाएंगी क्रॉप्स, बरसात ही नहीं है. या उल्टा केस भी हो सकता है, मान लो किसी एरिया में रेन बहुत ही हद से ज़्यादा बढ़ गई और वो ऐसी क्रॉप है जो कम पानी में उगती है, तो भाई वो क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो गई. तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग फूड प्रोडक्शन को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट some initiatives for mitigating global change. यानी अब ठीक है भाई, गलती हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई ह्यूमन एक्टिविटीज से, पर ऐसा तो नहीं है किसी पे चीज़ हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओ, कोई ना कोई सोल्यूशन तो लाना ही होता है भाई. लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं उस प्रॉब्लम को बस 10 बार हम गिन रहे हैं, 100 लोगों को सुना रहे हैं और प्रॉब्लम को 1000 गुना बढ़ा रहे हैं. इससे अच्छा उस चीज़ का सोल्यूशन लाने की कोशिश करो. ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी किया करो और यहाँ भी देख लो. यानी ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो अब क्या किया गया है, अब उसके लिए कुछ कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स निकाले गए हैं कि यार हम ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करें कि ग्लोबल वार्मिंग यानी अब जो नुकसान हमने कर दिया है उसको हम थोड़ा बैलेंस कर सकें. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रोटोकॉल जिसकी हम बात करेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987, यानी थोड़ी पुरानी बात है भाई. अ लैंडमार्क इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द stratospheric ozone by agreeing to limit the production and use of ozone depleting substances to half the level of 1986 and helping the development countries to implement use of alternatives to CFC. यानी मैंने आपको कहा CFCs जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन में काफ़ी मेन रोल है भाई, इनका ग्रीन हाउस गैस भी है ये. तो क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या कहा गया था कि इनका यूजेज लिमिट कर दो. किसका यूजेज? प्रोडक्शन और यूजेज CFC का, एंड कोशिश करो कि इसके ऑल्टरनेटिव्स लेके आए. ठीक है, तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. नेक्स्ट, हेलसिंकी डिक्लेरेशन में 1989 में हुआ था. Montreal Protocol was ratified by 82 nations at Helsinki. They pledged to phase out CFCs by 2000, यानी 2000 तक उन्होंने प्लेज ले लिया कि भाई आप CFC बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दो, मदर अर्थ को बचाओ. ठीक है, तो ये हेलसिंकी डिक्लेरेशन था जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था. 82 नेशंस ने जो है ये चीज़ को साइन किया था और प्लेज लिया था. चलो नेक्स्ट आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जो उसके बाद आया था 1997 में. International conference held in Kyoto, Japan, obtained commitments from different countries for developing alternatives to ODS and reducing overall greenhouse gases emissions at a level 5% below 1990. यानी जो है आप इस लेवल को घटाओ. अच्छा ऑलरेडी बता दूं कि आपके लिए बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, मेन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, बाकी कॉम्पिटिटिव के हिसाब से आप इन प्रोटोकॉल्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं.
ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल भी यही था ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए। बीजिंग प्रोटोकॉल 1999 यानी 2 साल बाद आया। प्रोटोकॉल लेज डाउन स्टेप्स टू रिड्यूस एमिशन ऑफ CFC एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस को कम करना। अब जो है इतनी बार ओजोन कर लिया है, तो आज आओ शुरुआत करते हैं कि ओजोन लेयर क्या होती है और वो कैसे डिप्लीट की जा रही है। तो जैसे ही पीछे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग समझाने के लिए नाम तो मैंने बता दिया, ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये एक्चुअल में होती क्या है इसकी बात हम करते हैं। ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट इज अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, O3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दुनिया की कुदरत की बात इतनी अजीब है, ये साइंस की बात इतनी अजीब है कि जब O के अगर 2 एटम हो, जब ये डायएटमिक हो, तो ये जीवन दान है। ये क्या है? ये जीवन दान है, ये प्रभु है हमारे लिए। ये क्या है? ये हमारे लिए देवता है, क्योंकि ऑक्सीजन भाई हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें पता है हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़, रेस्पिरेशन सब किससे हो रहा है? ऑक्सीजन से हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में है, O2 के फॉर्म में है, तो ये हो गया हमारे लिए प्लस पॉइंट। लेकिन अगर एक और, हमें लगा कि भाई अच्छा है, मैंने क्या कहा, किसी भी चीज़ की अति यानी एक्सेस, बहुत ज़्यादा, टू मच ऑफ समथिंग इज नॉट गुड ऑफ कोर्स। सो अब जब ये O2 में एक और एटम मिला के O3 बना दो, यानी इसको ट्राइएटॉमिक कर दो, तो ये प्लस पॉइंट से जनाब बन जाते हैं पॉइजनस। तो O3 ओजोन बेसिकली बेटा एक पॉइजन है। तो बोलो मैम ये कैसे प्रोटेक्ट कर रही, कैसी बात कर रहे हो यार? ओजोन लेयर आप कहते हो प्रोटेक्ट करती है, एंड ऑन वन हैंड यू आर सेइंग इट इज पॉइजनस। तो मेरी बात को अच्छे से सुनना। ये है तो पॉइजनस, लेकिन ये पॉइजनस कब तक है? जब तक ये हमारे अंदर वाले एटमॉस्फेयर में है। और अंदर वाले एटमॉस्फेयर में ये काफ़ी कम क्वांटिटी में रहती है। ये ज़्यादातर कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ये ज़्यादातर कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर में। Very little quantity of ozone is present in the lower part of atmosphere, that is troposphere. Stratosphere से नीचे troposphere, तो नीचे वाले पार्ट में काफ़ी कम है, तो हमसे इसका कांटेक्ट इतना नहीं होना है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं कॉज करेगी। मैक्सिमम पार्ट जो है, good amount of ozone is present in the upper part of the atmosphere, that is known as the stratosphere. Some 18 to 50 किलोमीटर above the equator and 8 to 30 किलोमीटर above the poles. ये डायमेंशन याद नहीं रखने की जरूरत है, पर समझ गए भाई? है ये पॉइजनस, लेकिन अगेन लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई इतना। हायर पार्ट में क्या ही करना, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा क्या काम? तो वहाँ पे ओजोन लेयर बहुत अच्छे अमाउंट में है और बहुत अच्छा काम करती है ये। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए, दो ओजोन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द स्ट्रेटोस्फेयर, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज मैक्सिमम 23 to 25 किलोमीटर above equator and 11 to 18 किलोमीटर above poles। ठीक है, This rich zone of ozone in the stratosphere is called ozone layer or ozonosphere। यानी वैसे तो ओजोन की जो लेयर है इतनी पूरी है भाई, लेकिन कुछ ऐसे डायमेंशन आपको दिए गए हैं, यानी 23 से 25 किलोमीटर इक्वेटर के ऊपर एंड 11 से 18 किलोमीटर पोल्स के ऊपर ओजोन बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसी एरिया को हम कहते हैं ओजोन लेयर या ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है। इसको कॉमनली ओजोन शील्ड भी कहा जाता है। अब शील्ड का काम क्या होता है भाई? रणभूमि में पता है जो है सिपाही वगैरह लड़ने जाते तो एक शील्ड लेके चलते हैं ऐसे, या आयरन मैन की जो शील्ड होती है, नहीं आयरन मैन की शील्ड नहीं, कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड होती है वो क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट करती है। अब भाई दी तो आयरन मैन नहीं थी ना, तो दैट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट? तो यानी क्या, शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करना। तो वैसे ही समझ रहे हो, अगर ओजोन शील्ड कहा है तो कहीं ना कहीं ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अब प्रोटेक्ट किससे कर रही है, तो उस चीज़ की बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड ओजोन शील्ड बिकॉज दिस रीजन इंटरसेप्ट्स हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये जो रीजन है, यूवी रेडिएशन जो आते हैं सन से, आधे से ज़्यादा उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। इट हाउएवर अलाउज लो एनर्जी यूवी रेडिएशन टू रीच द अर्थ सरफेस। लो एनर्जी वाले को जाने देती है, लेकिन मैक्सिमम वाली जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी देखो UVC तो पूरी की पूरी कर ले रही है ऑलमोस्ट, UVB काफ़ी ज़्यादा करके देखो, आप डिफरेंस देख रहे हो, इतनी सारी UVB आ रही थी, लेकिन ओजोन से होके ये पतली हो गई, यानी काफ़ी कम अमाउंट आ रहा है। UVA थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में आ रही है, ठीक है, लेकिन स्टिल काफ़ी ज़्यादा नंबर जो है कौन एब्जॉर्ब कर रही है? ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ओजोन लेयर बनती कैसे है मैम? O3 कैसे हुआ? तो ये बनती ऑक्सीजन से ही है। अब देखो,
In the stratosphere, ozone is being photo-dissociated and generated simultaneously by the absorption of harmful UV radiations coming from the sun. यानी UV रेडिएशन से ओजोन बार बार बन रही है और खुद ही बार बार टूट रही है. यानी ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है उसमें अगर आप एक ऑक्सीजन का एटम और मिला लो, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसमें एक ऑक्सीजन का एटम मिला लो तो क्या बन जाएगा O3. एंड बार बार क्योंकि यूवी रेडिएशन पड़ी तो ये टूट गई एंड बार बार ये बन रही है, तो बन रही है टूट रही है, ये प्रोसेस जो है बार बार चलता जा रहा है. किसका? ओजोन लेयर का. The two reactions, photo dissociation of O3 and its generation, are in equilibrium. ये जो साइन है, आई थिंक केमिस्ट्री पढ़ते हो भाई, तो ये साइन बनाते हो. इस साइन को हम क्या कहते हैं? अगर ये साइन लग जाए तो क्या कहते हैं? द इक्वेशन इज इन इक्विलिब्रियम. अगर ये साइन लग जाए तो क्या कहा जाता है? द इक्वेशन इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो वैसे ही जो ओजोन का फोटो डिसोसिएशन है और उसका जनरेशन, यानी सिंपल वर्ड में समझो, फोटो डिसोसिएशन यानी टूटना, डिसोसिएशन यानी टूटना, और जनरेशन यानी बनना. तो ये दोनों चीजें एक इक्विलिब्रियम में चलती जा रही हैं, thereby maintaining steady concentration of ozone in the stratosphere. ठीक है भाई. ओजोन लेयर इज कॉमनली कॉल्ड, अरे कितने नाम ले लो उसके उतने कम है. हम ओजोन लेयर कह लो, ओजोनोस्फीयर कह लो, ओजोन शील्ड कह लो या ओजोन ब्लैंकेट कह लो, तो सारे सिनोनिम्स मैंने रख दिए हैं कि भाई एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो समझ जाना ये उसी ओजोन की बात है. The ozone dynamics dissipates the energy of UV radiations as heat. The latter helps in keeping the ozone layer warmer as compared to the upper region of troposphere. In this way, ozone layer in the stratosphere acts as a protective shield to protect all types of life form from the harmful effects of UV radiation. अब भाई ये अच्छी बातें तो हो गई. अब दिक्कत क्या हो रही है? कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी से ये जो इतनी अच्छी ओजोन लेयर है, जो कि एक शील्ड है, एक प्रोटेक्शन है हम इंसानों को और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें बचा के रखती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, अब कैसे वो डिप्लीट हो रही है? डिप्लीट का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं टूट रही है, ऐसा कह सकते हैं. सो लेट्स सी. द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉमनली नोन एज ओजोन डिप्लीशन. थिनिंग यानी इतनी मोटी लेयर होगी तो ज़्यादा बचा पाएगी. अरे मान लो सर्दी का मौसम है, ठंड है बहुत ज़्यादा, तो बेटा जितना मोटा आप जैकेट पहनोगे, अंदर एक स्वेटर पहना, फिर दूसरा पहना, फिर तीसरा पहना, जितनी लेयर पहनोगे उतनी ठंडी रुकेगी, जितनी कम लेयर पहनोगे उतनी ज़्यादा ठंडी लगेगी. तो वैसे जितनी मोटी ओजोन लेयर अच्छी खासी होगी, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो भाई ज़्यादा यूवी एब्जॉर्ब कर पाएगी. बात है कि नहीं सही? जितनी ज़्यादा ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन, उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी वो यूवी और उतना ज़्यादा हमें बचा पाएगी. अब अगर ये ओजोन लेयर थिन हो गई, पतली हो गई, तो कम बचा पाएगी. तो इसी थिनिंग का नाम क्या होता है? ओजोन डिप्लीशन. क्लियर है? ओजोन इज बीइंग डिप्लीटेड बाय एयर पोल्यूटेंट्स. अब आ जाता है विलन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC are air pollutants that are mainly responsible for the depletion of ozone layer in the stratosphere. यानी इतने नॉटी हैं, ये इतने नोटोरियस हैं CFC. एक तो ग्लोबल वार्मिंग में भी इनका कंट्रीब्यूशन है और ओजोन डिप्लीशन में भी. तो तभी जो आपने पीछे देखे प्रोटोकॉल्स, उसमें से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हेलसिंकी, ये क्यों थे कि भैया ये दोनों जगह जो है गलत काम कर रहे हैं, ओजोन को डिप्लीट भी कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा रहे हैं. तो क्या ज़रूरत है? इनके ऑल्टरनेटिव ढूंढो, लेकिन CFC को बंद करो, क्योंकि भाई लाइफ बहुत ज़रूरी है अर्थ पे. अपना कल्याण तो करते जाएंगे, लेकिन पता चला कि आधे लोग तो स्किन कैंसर से ही चले गए, तो ऐसा नहीं अफोर्ड कर सकते ना भाई. तो तभी कुछ प्रोटोकॉल चले थे जिससे CFC को टोटली बंद कर दिया गया. ठीक है? Besides, methane and oxides of nitrogen also cause destruction of ozone. CFC तो है ही विलन, और उसके साथ साथ छोटे छोटे और विलन है, मीथेन और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स. ओजोन होल क्या कहता है भाई? ओजोन होल की डेफिनेशन ले लो. डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया इज कॉल्ड ओजोन होल. यानी अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो ये जो आपको लेयर दिख रही है ना, मैं फिर से इसको जो रेड से बनाऊंगी, छोटी छोटी ऐसे लेयर दिख रही है, दिस इज बेसिकली ओजोन लेयर. और ये जो दिख रहा है ना, दिस इज बेसिकली ओजोन होल. यानी इस पूरी लेयर में एक छेद हो गया है, एक होल हो गया है. और आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जितनी यहाँ पे रेडिएशन आ रही है ओजोन पे, वो देखो बढ़िया से रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन होल से आई हुई, क्योंकि होल है तो पूरी की पूरी अंदर चली गई. यानी इतनी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस होल से डायरेक्टली आ रही हैं. तो अब और उसके एडवर्स इफेक्ट हम कहीं ना कहीं देखते ही हैं, इतनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं जो. ठीक है? तो ओजोन होल की डेफिनेशन क्लियर है. व्हाट इज एन ओजोन होल?
डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर रिस्ट्रिक्टेड एरिया इज कॉल्ड ओजोन होल। और बता दूं मैं आपको, जो ओजोन होल सबसे पहले कहाँ डिस्कवर किया गया था? एंटार्क्टिका के ऊपर। काफ़ी पुरानी बात है, अभी की नहीं है, 1985 में ओजोन होल को पहले डिस्कवर देखा गया था कि एंटार्क्टिका के ऊपर जो है ओजोन होल आ चुका है भाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अब इनकी बात करते हैं, ये जो विलन है हमारे। सिंथेटिक हार्मफुल केमिकल्स विच आर वाइडली यूज, रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज वगैरह होते हैं और एसी होते हैं, उसमें एज रेफ्रिज यानी कूलेंट्स की तरह पे इनको यूज किया जाता था, ठीक है। इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, एरोसोल स्प्रेज, प्रोपेलेंट्स, इन सब में CFC यूज किए जाते थे। वंस रिलीज इन द एयर, दीज हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस एक्टिव क्लोरीन। अच्छा, अब ये भी सोचते हैं कि मैम CFC से, ये सवाल आना चाहिए भाई 10th स्टैंडर्ड में, अब तो ये कॉन्सेप्ट समझोगे कि CFC से ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रही है भाई, ऐसा कर क्या रहा है ये CFC। तो अब इस बात को सुनो, जैसे कूलेंट के तौर पे यूज़ हुए या फिर फायर एक्सटिंग्विशर कहीं जला दिया तो ये CFC निकले, और जैसे ही ये हवा में निकलते हैं, CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन प्रेजेंट है। तो ये जो है एक्टिव क्लोरीन बना देते हैं, एक्टिव क्लोरीन प्रोड्यूस हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस इसको और ही बेहतरीन बना देती है। So once released in the air, these harmful chemicals produce active chlorine in the presence of UV radiation. These radicals, through chain reaction, then destroy ozone by converting it to oxygen. Due to this, the ozone layer in the upper atmosphere becomes thinner. अच्छा, ये कौन सी chain of reactions है मैं पीछे करके बताऊंगी, ड्रॉ लिख के बताऊंगी, यानी ड्रॉ तो क्या ही लिख के बताऊंगी, चाहिए हो अगर समझना हो कॉन्सेप्ट तो वो चेन ऑफ रिएक्शंस आप लिख सकते हैं। होता क्या है कि बेसिकली ये क्लोरीन जो है ओजोन बनने ही नहीं देती है। अभी मैंने आपको पीछे बताया ना, क्यों बता रही थी मैं ये, फोटो डिसोसिएशन और जनरेशन ओजोन का, कि ओजोन बन रही है, टूट रही है, अपना काम चल रहा है ऊपर वाले माले में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन ये क्लोरीन जाके हरकत कर देता है, ये जो है ओजोन को बनने ही नहीं देता है। कैसे नहीं बनने देता? ये ऑक्सीजन के साथ पहले खुद चला जाता है। अरे ऐसा होता है कि आप जो हो अभी रेडी होने में आपको 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका भाई पहले तैयार हो गया, छोटा भाई, तो पापा जो है उसी को लेके चले गए, चलो मैं तुमको ही लेके चल रहा हूँ शॉपिंग पे, है ना, आपको टाइम लगेगा तैयार होने में, 10-15 मिनट और लगेंगे, तो पापा उसी को ले गए। तो वैसे यहाँ पे कहानी है, यहाँ होता क्या है, ओजोन है, अब क्लोरीन आ जाता है, और क्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ खुद बॉन्ड बना लेता है। पीछे बताऊंगी चेन ऑफ रिएक्शन, थ्योरी समझो अभी। तो खुद बॉन्ड बना लेता है, खुद बॉन्ड बन गया तो ओजोन बनने ही नहीं देता है, और इसी तरह से ओजोन लेयर टूटती जा रही है। अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन इज मेजर्ड बाय, अच्छा अब ओजोन को मेजर कैसे किया जाता है? डॉप्सन होती है इसकी यूनिट, DU से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक आप कहते हो करंट की यूनिट आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ी है, एम्पियर होती है कि नहीं, चार्ज की यूनिट कूलम है, वैसे ही अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन किससे मेजर करते हैं? डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से, और इसकी यूनिट क्या है? डॉप्सन यूनिट है, ठीक है। You will be surprised to know that a single active chlorine converts 1 lakh molecules of ozone into atmosphere. क्या समझ रहे हो? एक सिंगल एक्टिव क्लोरीन यानी ये एक अकेला Cl अप्रोक्सीमेटली 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है किसमें? ऑक्सीजन में। तो अब इनमें से कुछ समझदार कहेंगे कि मैम ऑक्सीजन तो अच्छा ही है ना, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। अरे भाई, ऑक्सीजन अपने एटमॉस्फेयर में नीचे वाले में बढ़ती तो ठीक था, स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों बढ़ रही है ऑक्सीजन? वहाँ किस इंसान को रहना है भाई? स्ट्रेटोस्फेयर में तो ओजोन अच्छी थी ना, अब ओजोन डिप्लीट हो गई, वहाँ को क्या करना है ऑक्सीजन का? वहाँ कोई यूज़ ही नहीं है भाई। तो यानी ये कोई प्रोसेस अच्छी नहीं है, ये बेकार प्रोसेस है। और ये अकेला एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल, यानी कितनी स्पीड से जो है ये, कितने स्पीड से जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकता है। तो आई होप अब समझोगे कि जो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, क्यों लिया गया था कि भाई कुछ भी करो, CFC का यूज़ बंद करो, इसके ऑल्टरनेटिव्स लेके आओ, ठीक है। तो अब जल्दी से अपन देख लेते हैं इसकी जो है चेन ऑफ रिएक्शंस। चेन में ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगी, मैं बस बताना चाह रही हूँ कि सवाल उठता है ना CFC से कैसे क्या हो रहा है भाई ओजोन को, वो कर क्या रही है ओजोन को। तो देखो व्हाट हैपेंस इज, हमें पता है ओजोन O3 होती है, ठीक है। अब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से हमने क्या गया? क्लोरीन गया है भाई, एक्टिव क्लोरीन है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल गया है इसके पास। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज, यानी ओजोन प्रेजेंट है ओजोन लेयर में, तो अपन लिख दे क्या हो गया ये O3। अब होता क्या है, जैसे ये
क्लोरीन है, एक्टिव क्लोरीन है, ये गया ऊपर वाली लेयर में, कहाँ ऊपर, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में ये गया, ओजोन को इसने देखा, रिएक्शन चली कुछ ऐसी, इस क्लोरीन ने इस ओजोन के ऑक्सीजन के साथ बना दिया एक कंपाउंड, ठीक है, ClO करके कंपाउंड बना दिया, इसे क्लोरीन ऑक्साइड बना दिया, और जो है यहाँ बच गया ऑक्सीजन। बैलेंस कर लो रिएक्शन को भाई, ऑक्सीजन बच गया, ये टूट गया ओजोन। अच्छा, अब सवाल ये रहता है कि मैम एक आपने पीछे लाइन बताई थी कि यार एक क्लोरीन का कुछ था ना, एक क्लोरीन का एटम अगर एक क्लोरीन जाए, एक्टिव क्लोरीन, तो मैम आप कह रहे थे कि 1 लाख जो है ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ देता है, ऐसा कैसे हो रहा है मैम? 1 लाख, एक क्लोरीन, तो आ जाओ, ये एक क्लोरीन आया था, है ना, यही है वो क्लोरीन। अब इसने क्या बना दिया, ClO बन गया। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, यही ClO देखना क्या करेगा, फिर से एक और ओजोन को इसने पकड़ा, इसी ClO ने एक और ओजोन को पकड़ा। अब इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन में फिर से क्लोरीन मिल जाएगा रेडिकल, है ना, फिर से जो है क्लोरीन, एक्टिव क्लोरीन मिल जाएगा, और ये किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा ऑक्सीजन में। तो ऐसी कहानी चलती जाएगी। अब फिर से ये क्लोरीन आया, और मान लो ये दूसरा, पहला वाला नहीं है, ये मान लो एक और ओजोन आ गया, सो सेम रिएक्शन विल कंटिन्यू। अगर मैं इसको यहाँ करके लिखूँ तो फिर से वही रिएक्शन कंटिन्यू होगी, फिर से एक ओजोन दिखा, फिर से इसी क्लोरीन ने इसको तोड़ दिया, ClO बना दिया, और जो है बोलो मैम ये कहानी तो चलती ही जाएगी। तो आई थिंक इससे समझ आ रहा होगा, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है इतने सारे ओजोन को तोड़ के ऑक्सीजन बना देगा, और इसी तरह से ओजोन लेयर टूट चुकी है भाई। तो ये खैर क्लोरीन का एग्जाम्पल है, बाकी भी जो गैसेज हैं लाइक मीथेन वगैरह है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप की रिएक्शन, लेकिन अगेन रिएक्शन ऐसे पूछी नहीं जाएगी, बस आपको समझनी है। आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना। ये क्या है, हेडिंग लिख दूं यहाँ पे, दिस इज बेसिकली चेन रिएक्शन। किसकी चेन रिएक्शन है ये, ऑफ ओजोन डिप्लीशन, एंड इसमें अपन ने पर्टिकुलरली लिया है किसे, CFC की ही बात करी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन की बात है, ठीक है। दिस इज चेन रिएक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। क्लियर हो गई बात, साइड हो जाऊं, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब ODS क्विकली देख लेते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ODS शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है तो पता रखना है ना, ODS क्या है बेटा, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, दो सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड डिस्ट्रॉयड। मेन ODS कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हेलोन्स हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 करके, एंड क्लोरीन। अच्छा, हेलोन्स वर्ड क्या होता है बता देती हूँ। हेलोन्स यूजुअली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड कार्बन के मॉलिक्यूल रहते हैं। ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड कार्बन के मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है। जैसे अब अलग अलग टाइप के हेलोन होते हैं, जैसे CBr, F4, F3 करके, इस टाइप के बहुत सारे हेलोन्स रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ पता रखो हेलोन क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें क्या क्या होगा, कार्बन होगा, ब्रोमीन होगा एंड फ्लोरीन होगा, ठीक है। चलिए भाई, of these CFCs are the principal ODS. Main ODS कौन है, CFC है। Jets and rockets release some ODS in the stratosphere while others slowly enter from the troposphere into the stratosphere. तो सबसे पहले ऊपर वाला काम कौन कर रहा है, जो जेट्स और रॉकेट्स घूमते हैं वो भी रिलीज करते हैं CFC, जो कि डायरेक्टली चला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, एंड नीचे यानी ह्यूमन एक्टिविटीज, कूलेंट्स वगैरह में से भी जो है चला जाता है CFC ऊपर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए इफेक्ट्स देख लो ओजोन के। अब भाई ओजोन डिप्लीशन खराब क्यों है बता ही दिया था, क्विकली से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला सबसे आसान बताया था, स्किन कैंसर। भाई साहब, यूवी रेडिएशन इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ स्किन कैंसर एंड हर्पीज। आईसाइट, यूवी रेडिएशन कॉज डैमेज टू आईज रिजल्टिंग इन डिमिंग ऑफ आईसाइट, फोटो बर्निंग एज वेल एज इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैटरैक्ट इन आईज। यूजुअली हम कहते हैं वैसे भी सनलाइट को ना बिल्कुल डायरेक्टली मत देखा करो, सन ग्लासेस क्यों पहन के निकलते हैं, ताकि डायरेक्ट यूवी रेडिएशन आपकी आंखों में नहीं पड़े। और अब तो भाई ओजोन लेयर वैसी डिप्लीट हो रही है, तो कोशिश करो कि जो सन ग्लासेस वगैरह प्रोटेक्शन पहन के घूमा करो आईज में। क्लियर है। चलिए तीसरा, इम्यून सिस्टम। यूवी रेडिएशन कॉज डैमेज टू इम्यून सिस्टम एंड हेंस लोअरिंग द बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिजीज। इम्यूनिटी काफ़ी ज़रूरी है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी आर्मी है। तो भाई यूवी रेडिएशन डायरेक्ट आर्मी को अटैक करती है, यानी कहीं ना कहीं अगर हमारी आर्मी कमज़ोर हो गई तो हम जो है मोर प्रोन टू डिजीज़ हो जाते हैं, यानी किसी बीमारी को होने में हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इंक्रीज्ड एम्ब्रियोनिक मॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी मतलब क्या होता है, डेथ रेट की बात है यहाँ पे। हार्मफुल यूवी रेडिएशंस
would increase mortality of developing embryos in the mother's uterus, यानी माता जी के पेट में जो बच्चा पल रहा है यूवी रेडिएशन से उसकी भी डेथ के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, यूवी रेडिएशन वुड रिजल्ट इन 10 to 25% डिक्लाइन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। बोलोगे मैम ये बात कैसे हुई? आप तो कहते हो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा मिल रही है तो क्या दिक्कत है भाई? सोलर एनर्जी इज डिफरेंट। यूवी रेडिएशन अगर ये हार्मफुल वाले ज़्यादा परसेंट में आए तो जो प्लांट है ना, प्लांट की लीफ है, उसके जो सेल हैं भाई वो डैमेज हो जाएंगे। इतना भी ज़्यादा थोड़ी ना चाहिए। अगेन मेरी लाइन को रिपीट कर दो, किसी भी चीज़ की अति, किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं होता है। अ लॉट ऑफ समथिंग इज नॉट गुड, ठीक है? तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में था तो अच्छा था, लिमिटेड क्वांटिटी में था तो अच्छा था, बट ज़्यादा हो जाएगा तो अगेन वो सेल्स डैमेज हो जाएंगी एंड फोटोसिंथेसिस रेट घट जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग, ऑफ कोर्स वही बात की थी हमने। डिक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस वुड इंक्रीज, क्या इंक्रीज कर देगा? CO2 का परसेंटेज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं होगा तो CO2 प्लांट अंदर नहीं लेगा एंड एक्सेस ऑफ CO2 विल सर्कुलेट इन द इन्वायरमेंट, जो कि अल्टीमेटली भाई वही कहानी हो जाएगी, है नहीं, ग्लोबल वार्मिंग की। चलो इंटरनेशनल एफर्ट्स, ये वही एफर्ट्स है जो हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है? कौन से हैं जल्दी से बता देती हूँ। दोनों प्रोटोकॉल है, याद रखना, ठीक है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से याद रखना प्लीज, है ना? कब हुआ था ये? 1987 में हुआ था। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक सिग्नेचर करवाया था भाई। इतनी सारी कंट्रीज ने एक प्लेज लिया था कि भाई अब हम CFC को बैन ही कर देंगे, बंद कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे इसका यूज, ठीक है? पढ़ लो क्विकली से इसको, अगर जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। It was also decided that all the signing nations would necessary step to decrease the use of ODS, particularly CFC. Also recommended that alternate technology develop करो ताकि CFC का यूज़ करना ही नहीं पड़े। इसी प्रोटोकॉल का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ईयर यानी साल भी हम इसका ज़रूर याद रखेंगे। हेलसिंकी डिक्लेरेशन में अब आगे जाके इन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया। पहले इन्होंने सोचा था कि डिक्रीज कर देंगे, लेकिन कहा भाई ना बाबा ना, बहुत दिक्कत हो रही है, तो पूरा डिक्लेयर कर दो। जो है नेशंस साथ में आके एक प्लेज लिया था कि अब जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बिल्कुल आउट, बिल्कुल टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ CFC हैव बीन स्टॉप्ड सिंस देन एंड CFCs हैव बीन रिप्लेस विद, किससे रिप्लेस कर दिया? FC एंड HCFC से। FCR हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड HCFCR हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है रिप्लेस कर दिया गया CFC को। चलिए कंपटीशन विंडो के तौर पे मैंने आपको बताया एसिड रेन, वैसे तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन NCERT यानी बोर्ड्स में इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगैन कॉम्पिटिटिव और ओलंपियाड के हिसाब से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। एसिड रेन क्लास 9th में भी पढ़ते आए हो तो आई थिंक कॉन्सेप्ट काफ़ी ईजी है। नाम सुनते ही ना कुछ लोगों को लगता है, और कुछ लोगों में से मैं भी थी, है ना, बचपन से ही मैं एसिड रेन नाम सुनती हूँ तो मुझे लगता है एसिड की बरसात हो रही है, इतनी सारी एसिड की बरसात, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, नाम उसका सही रखा गया है, एसिड की बरसात हो रही है। अब ये जो बरसात का पानी है यानी जो रेन है, हाउ इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एसिड, इसकी बात मैं आपको बताती हूँ। When the rainwater contains large quantities of acid like nitric acid, HNO3 and sulfuric acid, that is H2SO4, okay, formed by dissolution of oxides of nitrogen and sulfur in water is called acid rain. ये टर्म एसिड रेन किन्होंने दिया था? रॉबर्ट एंगस ने 1872 में। अच्छा मुझे बताना, क्लास 9th में एसिड रेन पढ़ के आए हैं, तो जिसको एसिड रेन का कॉन्सेप्ट याद हो कि क्या गया हवा में और कैसे बना ये एसिड, सो क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। क्या बताना है कमेंट सेक्शन में? बस इतना बताओ, यस आई रिमेंबर एसिड रेन, और ऑनेस्ट आंसर देना। नो भी बोलोगे तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? चलो भाई, टू फॉर्म्स ऑफ एसिड डिपोजिशन। एसिड डिपोजिशन के दो फॉर्म होते हैं, पहला वेट है, दूसरा ड्राई है। वेट डिपोजिशन में क्या होगा? इट इज फॉर्म्ड ऑफ एसिडिक वाटर रिसीव्ड ऑन सॉइल थ्रू रेन, फॉग एंड स्नो। दूसरा है ड्राई डिपोजिशन, it is formed of wind blown acidic gaseous particles in the atmosphere which fall on ground with rainwater. About half of acidity in the atmosphere comes to earth through dry deposition. On moist surface of soil these gases dissolve in water and form acids as in the acid rain. अब इस बात को थोड़ा साइड में रखो, इस डायग्राम पे आओ। रेन हमें पता है बेटा, बारिश क्या होती है? H2O, पानी। कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये जो आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है ना, ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं भाई। हमें पता है कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। आप अगर ट्रेन वगैरह से सफ़र करते हो तो आप देखते होगे कि आउटस्कर्ट्स पे सिटी के जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, और उन फैक्ट्रीज़ के चेम्बर्स से बहुत सारा काला काला धुआं निकल रहा है। तो भाई वो जो धुआं निकलता है, कुछ ऐसे धुएँ भी होते हैं जिसमें
NO2 और SO2 यानी नाइट्रोजन और सल्फर के क्या निकल रहे हैं, ऑक्साइड्स निकल रहे हैं। अब ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, ये हार्मफुल है कैसे। अब मान लो इसका कॉमन एग्जांपल बता रही हूँ, है ना, ताजमहल की कहानी आपने सुनी होगी। ताजमहल बेचारा पीला पड़ गया, इंडिया का हमारा वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, इतना सुंदर मॉन्यूमेंट पीला या काला जैसे कहते हैं पड़ गया। वो किसकी वजह से है, वो एसिड रेन के कॉन्सेप्ट की वजह से है। तो अब जब ताजमहल का नाम ले लिया है तो बात को अच्छे से सुन लो। हुआ क्या था कि ताजमहल के पीछे एक फैक्ट्री थी, और जिस फैक्ट्री का एक जो इंडस्ट्री थी उसका मैं चाहती हूँ जिसको नाम पता हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। ये चीज़ एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी भाई, बट मुझे लगता है जिसको पता है जनरल नॉलेज के हिसाब से उस फैक्ट्री का नाम बताओ। तो वो फैक्ट्री में क्या होता था, उस फैक्ट्री में जो पोल्यूटेंट्स थे ना, जो स्मोक निकलती थी, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते थे। अब मान लो कि उसी एरिया में ऊपर, यानी मॉनसून का सीजन चल रहा है, कंसिडरेशन लो, है ना, क्लाउड्स वगैरह हैं, और क्लाउड्स में क्या है, बहुत सारा पानी है भाई, बारिश होनी है, पानी इकट्ठा करके रखा है, H2O है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स ऊपर चले जाएंगे क्लाउड लेवल तक, है ना, एयर है भाई, ऊपर चली जाएगी, लाइटर है, और ये जो है क्लाउड के H2O से जाके मिल गई, क्लाउड के NOx लिख रही हूँ, SOx लिख रही हूँ, NOx लिख रही हूँ, या फिर दोनों में से कोई, X यानी क्या, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स जब जाके पानी से मिल गए, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो भाई, जब रिएक्शन चलेगी तो ये बना देगा, अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो नाइट्रिक एसिड HNO3, और अगर सल्फर का ऑक्साइड है तो H2SO4। और अगर केमिस्ट्री लैब वगैरह गए हो तो याद है ना, ये एसिड्स कितने खतरनाक होते हैं भाई। एसिड को आप डायरेक्ट ऐसे हाथ पे नहीं डालते हैं, यूजुअली कहते हैं टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब है उसको होल्डर से होल्ड करो, बर्न वर्न करना होता है, डायरेक्ट मत डालो, कॉन्सेंट्रेटेड वाले से दूर रहो। तो आप समझो ये ऑक्साइड ऊपर जाके बारिश के पानी से मिलके नीचे आए इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, और यही एसिड रेन गिरी है हमारे ताजमहल के ऊपर, गिरती आई है, ये जो बरसात होती है, और उसी की वजह से जो है उसकी जो मार्बल है उसका कलर ही बिल्कुल कैसा, पीला या काला टाइप का होने लगा। तो वो जो है मॉन्यूमेंट्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, नॉट ओनली मॉन्यूमेंट्स, पेड़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइफ को भी जो है एसिड रेन काफ़ी नुकसान करती है। तो जब कॉन्सेप्ट समझ गए तो बाकी कहानी आई गेस आसान होगी। क्विकली से रीड कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है देख लो, ये आपके लिए है, थ्योरी के लिए। एसिड रेन 60 to 70% ऑक्साइड होता है सल्फर का, 30 to 40% ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन का। तभी मैंने लिखा था NOx एंड SOx। X यहाँ पे नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। चलो भाई, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट हाई टेम्परेचर इन इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। यहाँ से आता है हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और सल्फर के ऑक्साइड कहाँ से आते हैं, कोल की बर्निंग से आते हैं, ओर के स्मेल्टर्स से आते हैं, या फिर ऑयल रिफाइनरीज से आते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं इन दोनों के ऑक्साइड्स में। A study has shown that main source of oxides of sulfur are volcanoes 67%, industries 22, vehicles and forest fires. Presence of acid in the rainwater lowers its pH. क्या कर देता है भाई, अब एसिड है तो हम पता pH स्केल में हम क्या देखते हैं भाई, लेवल देखते हैं। pH पता है, pH स्केल क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है भाई, 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक, और बीच में यहाँ पे 7 रहता है। तो 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे जाओगे तो एसिडिक pH रहता है, बोलते हैं ना एसिडिक है। तो अगर pH लोअर हो रहा है यानी क्या, एसिडिटी बढ़ रही है, तो रेन हो जाती है एसिडिक। ओके, एंड रेनफॉल pH वैल्यू हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 5.6 to 6.5 इन बैंगलोर, दिल्ली, नागपुर एंड पुणे। ठीक है भाई, एवरेज pH एंड रेनफॉल ओवर ईस्टर्न US वगैरह में कितना है, 5 से भी ज़्यादा कम है, यानी काफ़ी ज़्यादा एसिडिक रेन है वहाँ पे। अब अगेन एसिड नाम सुनते ही वैसे तो काफ़ी खतरनाक है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। दिस रेन डैमेजेस अ नंबर ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट पे बड़ा काम है इनका भाई। हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करने में एसिड रेन का बहुत बड़ा हाथ है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑफ न्यूयॉर्क एंड ताज महल ऑफ आगरा, ड्यू टू एसिड रेन मार्बल ऑफ ताज इज चेंजिंग टू मैग्नीशियम सल्फेट में बदल रहा है ताजमहल का मार्बल। एसिड रेन बिलो 5 pH causes डेथ ऑफ प्लैंक्टन्स, जो पानी में रहते हैं, जू प्लैंक्टन, phytoplankton, mollusks and fish in the aquatic system, so this disturbs the food chain. It also causes reproductive failure in the fishes. तो क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं यार इन्वायरमेंट की, फूड चेन के बारे में पढ़ा है,
और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी एक फूड चेन में किसी एक लेवल को भी इफेक्ट पड़ता है तो कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो वही कहानी करता है कौन? एसिड रेन। Acid rain also kills the useful soil microbial community, so disturbing the terrestrial ecosystem. तो हम समझ गए कैसे different ecosystem में ये harm cause करता है। Acid rain also damages the foliage, so decreasing the growth and yield of the plants. Trees become more susceptible to diseases से susceptible हो जाते हैं, low temperature, drought, pathogen, etc. अब अगेन जो चीज़ हो गई तो हो गई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, उसको कंट्रोल करने के मेथड देखे। नाउ अब हम देखते हैं एसिड रेन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्लीनिंग सिस्टम्स कैन बी फिटेड इनटू द इंडस्ट्री चिमनी टू रिमूव हार्मफुल गैसेज। ये सबसे पहली चीज़ है, यानी जितनी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं इनको अपने फॉर्मुलेशन सही करने होंगे। यानी इनकी जो चिमनी से ऊपर बहुत सारा स्मोक निकलता है तो उसमें या तो ये कुछ फिल्ट्रेशन लगा दे कि भाई हार्मफुल स्मोक नहीं निकले बाहर। ठीक है भाई। यूज़ ऑफ सल्फर फ्री और लो सल्फर पेट्रोलियम इन दी ऑटोमोबाइल्स, यानी जो ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोलियम यूज़ किया जाता है कोशिश करें कि उसमें सल्फर की क्वांटिटी कम हो, तो कि जब बर्न हो वो फॉसिल फ्यूल तो ज़्यादा सल्फर बाहर नहीं निकले। पॉलीमर कोटिंग ऑफ द पाइप्स सप्लाइंग द ड्रिंकिंग वाटर, यस, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है अभी एसिड रेन का वाटर उसमें भी ना चला जाए, तो पॉलीमर कोटिंग कर दें ताकि वो वाटर सेफ हो टू ड्रिंक। तो इसी के साथ ख़त्म होती हैं हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। खैर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ख़त्म करना आपको और हमारी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई होप इस सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको फिर से बता दूँ, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन। यानी इस साइड पर जितने भी बेटा कोर्स दिख रहे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में हैं, और ऐसा नहीं है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियो देखो एंड आपसे किसी भी टाइप का हम चार्ज या कूपन कोड मांगेंगे। ऑल द वीडियोज़ आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आपकी इसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है बुक्स एंड ई बुक्स। यानी जितना भी आपको कंटेंट दिख रहा है उस बढ़िया से कंटेंट को हमने डाल दिया है बुक्स के तौर पे, यानी आपकी पढ़ाई और अच्छी हो सके तो आप देख सकते हो हमारी थ्योरी बुक्स, MCQ, सैम्पल पेपर्स एंड मैनी मोर। तो बुक्स कैसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अगेन एक लिंक दी है, लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कीजिए। हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। सो सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशन। टिल देन गुड बाय।